नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदि आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार ऐसा कहा है और कई केसेस मैंने इस मैटर में डिस्कस भी किए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जबरदस्ती किसी भी इंसान को बांध कर नहीं रख सकते। इंसान तो क्या, आप किसी जानवर को भी जबरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। दिक्कत कहाँ आ जाती है, जब किसी इंसान को आप जबरदस्ती बांधने की कोशिश करते हैं या जबरदस्ती आप उसको अपने रिश्ते में बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद होता क्या है, सामने वाला कितना विकराल रूप ले ले ये कोई नहीं जानता। इसलिए जब कभी रिश्तों में खटास आने लग जाए, जब कभी रिश्ते आपको परेशान करने लग जाए, तो हमेशा उस रिश्ते को खुला छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपका अपना होगा तो वापस लौट कर जरूर आएगा, और अगर वो वापस लौट कर नहीं आता तो इसका मतलब कि वो आपका अपना है ही नहीं। यही एक सच है। क्योंकि होता क्या है, जब जबरदस्ती कोई चीज पकड़ के रखी जाती है तो उसका रिजल्ट बहुत घातक होता है। आज के केस में भी सिर्फ और सिर्फ एक जबरदस्ती, जब तक चीजें प्यार से चलती हैं तब तक ठीक है। एक चीज और भी है, कभी भी नाजायज संबंध सुखद परिणाम तो नहीं देते। ये भी मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ और बहुत केसेस में ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के केस में ना दोनों ही चीजें एक साथ हैं, नाजायज संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और जबरदस्ती। अब किसने की जबरदस्ती, क्यों की जबरदस्ती और किससे की जबरदस्ती, ये तीन सवाल हैं जो आज की कहानी में, आज की वारदात में हम सिलसिलेवार जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर आपकी वारदात के बारे में कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वारदात। आज की वारदात है छत्तीसगढ़ स्टेट की और आज की वारदात है 2018 की। छत्तीसगढ़ स्टेट में राजनांदगांव एक जिला है और राजनांदगांव जिला में डोंगर एक थाना है और डोंगर थाने के अंतर्गत ही एक नदी आती है, घुमरिया नदी। सुबह सुबह का वक्त होता है, लोग उधर है क्या, घुमरिया नदी में पानी इतना होता है कि जो लोग हैं सिंचाई अपनी उस नदी के पानी से करते हैं। तो सुबह सुबह का वक्त था, लोग उस नदी से सिंचाई के लिए नदी के तट पर पहुंचते हैं। तो देखते हैं कोई एक ऐसी चीज है जो साइज में बड़ी है और वो नदी के किनारे फ्लोट कर रही है, मतलब तैर रही है। अब दूर से देखने में उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, लेकिन जब वो पास में जाते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो चीज थी, वो जो तैर रही थी, वो कुछ और नहीं था, एक लाश थी और सर कटी हुई लाश। जब गांव वाले ये चीज देखते हैं तो फिर बात होती है कि सनसनी फैलने वाली बात होती है। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 50 गांव के लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है और मौका वारदात पर पहुंचने के बाद देखती है कि लाश जो है वो पूरी तरीके से फूल चुकी है, उसका सिर नहीं है। लाश को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद अब उसकी बॉडी पर एक कपड़ा भी नहीं है। उसके बाद उसको चादर से ढका जाता है। देखने से साफ पता चल रहा था कि वो जो लाश है वो एक लड़की की है, क्योंकि फिजिक नहीं चेंज कर सकते आप। तो पुलिस जो है वो पूछने की कोशिश करती है तो लोग बताते हैं कि सर हमारे गांव का तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे गांव से कोई भी लड़की लापता नहीं है। अब जब पुलिस ये चीज़ सुनती है तो उसके बाद लाश को जो है वो कब्जे में लेती है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ पर तहकीकात भी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। 2 दिन लाश का पोस्टमार्टम भी हो जाता है और 2 दिन लाश जो है वो मॉर्चरी में रखी होती है। लेकिन होता क्या है कि लाश ऑलरेडी इतनी फूल चुकी थी और जब पानी में लाश रहती है, पानी में जब कोई डेड बॉडी रहती है तो उसकी जो स्मेल है और उसकी जो गलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो 2 दिन के बाद डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, तो इसलिए इसका क्रिमेशन या दाह संस्कार दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। तो फिर पुलिस क्या करती है, उस बॉडी को दफना दिया जाता है ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उस बॉडी को निकाला भी जा सके। इसलिए उस बॉडी को दफना दिया जाता है और उसके बाद अब यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हत्या की वजह है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी,
लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि जो मरने वाली लड़की है उसके जो पैर है, पैर की जो थाई होती है, जांघ होती है, उसमें और हाथ में दोनों जगह पर रॉड डली हुई है। इसका मतलब कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से उसके दोनों पार्ट में रॉड डली हुई थी। अब इसके बाद पुलिस क्या करती है, उस लाश की फोटोग्राफ ले लेती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रख लेती है और इसके बाद उसको दफना दिया जाता है। 2 दिन गुजरते हैं। 25 अगस्त 2018 को एक शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस शख्स का नाम होता है शिव बालक। अब वो शख्स पुलिस थाने पहुंचता है और कहता है कि मेरी जो बेटी है वो 20 तारीख से मिसिंग है। अब पुलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी का नाम जो है वो आरती कुंजाम है। आरती जो है वो छत्तीसगढ़ के ही पायली गांव की ही रहने वाली है और अंबागढ़ थाने में वो एज अ पुलिस कांस्टेबल जॉब भी करती है। अब ये चीज़ जब पुलिस सुनती है तो पुलिस को ये चीज़ समझ आती है कि उनके ही महकमे की एक पुलिस कांस्टेबल है जो मिसिंग है। अब वो कहते हैं उनकी एज क्या थी, तो बताते हैं कि मेरी बेटी की जो एज है वो 26 थी। 20 तारीख को वो गांव भी आई थी और उसके बाद सुबह 21 तारीख को वो अंबागढ़ थाने में जो है वो अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। क्योंकि उसको पुलिस क्वार्टर्स मिले हुए थे तो वो पुलिस क्वार्टर में ही रहती थी, तो वो तो गांव जो है वो ऑलवेज सैटरडे संडे को ही आती थी। अब पुलिस इसके बाद फिर पुलिस बताती है कि एक्चुअल हमें जो है वो 23 तारीख को एक लाश मिली है, सिर कटी हुई लाश मिली है। हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश किसकी है। लाश की हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। जब वो तस्वीरें दिखाती है तो तस्वीरों से शिव बालक कहता है कि मैं उसको कैसे पहचान सकता हूँ क्योंकि इसका तो सिर ही नहीं है। तब पुलिस कहती है कि इस लाश की जब पोस्टमार्टम करवाया था तो एक चीज़ पता चलती है कि इसके पैर की जांघ में और हाथ में 2 जगह पर रॉड डला हुआ था। जब ये चीज़ शिव बालक सुनता है तो वो चीखें मारकर रोने लग जाता है और कहता है यही मेरी बेटी है, जो कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उसके फ्रैक्चर हुआ था तो इस वजह से उसके हाथ में और पैर में रॉड डालना पड़ गया था। और जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो पुलिस को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जो मरने वाली लड़की है वो आरती ही है। अब इसके बाद फिर उस आरती की जो लाश है उसको बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। जब डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और डिटेल में पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो डीएनए मैच हो जाता है। इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि जो ये लाश है ये आरती कुंजाम की ही है। अब इसके बाद चूँकि उनके ही महकमे की पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है, पुलिस का रवैया जो था बिल्कुल ढीला ढाला था। आगे कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा था। जब भी शिव बालक जो है वो पुलिस चौकी आता तो वो यही चीज़ बोलते कि अभी तलाश जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन हमें उसका सर भी नहीं मिल रहा है। हमने बहुत बार सर भी देखा है, लेकिन सर्च भी किया है, लेकिन हमें उसका सर नहीं मिला है अभी तक और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही कुछ पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक ढीला ढाला रवैया, जब ये ढीला ढाला रवैया रहता है, इसके बाद धीरे धीरे करके ये जो बात है ये मीडिया तक पहुंचती है और मीडिया तूल पकड़ने लग जाती है। यहाँ जो आदिवासी, चूंकि आरती कुंजाम जो है वो आदिवासी परिवार से आती थी, तो यहाँ पर फिर आदिवासी जो परिवार हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। जो सर्व आदिवासी संगठन है वो इकट्ठा होने लग जाता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ का सर्व आदिवासी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भी जितने भी सर्व आदिवासी सब संगठन हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद धरना देना, प्रदर्शन करना, इन सब चीज़ों में वो लग जाते हैं और उनकी यही मांग होती है कि जैसे भी हो आरती कुंजाम के कातिल को पकड़ा जाए। और जो धरना है वो इस तरीके से नहीं होता। धरना इस तरीके से होता है कि लोगों के हाथों में खंजर, चाकू, तलवारें ये सब निकल आती हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लग जाती है। और जब पुलिस को ये चीज़ समझ आती है कि अब तो आदिवासी संगठन भी इकट्ठे हो गए हैं, जो वहाँ के राजनीतिक नेता हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं और इसके साथ ही मीडिया भी तूल पकड़ रही है, तो फिर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन तेज करती है। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो एक इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जो पुलिस अपने ही महकमे के एक सब इंस्पेक्टर को बचाना चाह रही है, क्योंकि उनको शक है कि आरती के मर्डर में उनके ही महकमे का सब इंस्पेक्टर है दानेश्वर नापित। तो पुलिस जो है वो दानेश्वर नापित को बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो कार्यवाही जो है वो ठंडे बस्ते में डाल के बैठी हुई है।
जब दानेश्वर नापित का नाम आता है तो फिर पुलिस आरती के कॉल डिटेल निकलवाती है, लोकेशन निकलवाती है, फ़ोन की जो लोकेशन है वो निकलवाती है। तो और इधर दानेश्वर नापित के भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। जब दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो एक चीज़ पता चलती है कि दोनों में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, घंटों बातें होती हैं। तो इससे एक चीज़ तो साफ थी कि कहीं ना कहीं दानेश्वर नापित जो है उनको, उनके और आरती के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता ज़रूर था जिसमें दानेश्वर नापित को पता हो सकता है कि आरती कुंजाम के साथ हुआ क्या है। अब इसके बाद इसी के बिना पर पुलिस जो है वो दानेश्वर नापित को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब पूछताछ के लिए बुलाती है तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। दानेश्वर नापित जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, आरती को उन्होंने ही मारा है। अब पुलिस के सामने एक कबूलनामा है और खुद सब इंस्पेक्टर कबूल कर रहे हैं। और उसके बाद दानेश्वर नापित एक ऐसी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आरती की पोस्टिंग हुई थी उसके बाद दानेश्वर नापित के अंडर ही आरती की रिपोर्टिंग थी। तो उसके बाद आरती और दानेश्वर नापित के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और ये प्यार के चलते दोनों के दोनों कब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता। और उसके बाद उनके बीच में घंटों बातें होने लग जाती हैं, घंटों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। चूँकि आरती भी जो है वो पुलिस क्वार्टर में रह रही थी तो उसके ऊपर भी कोई बाउंडेशन नहीं थी। लेट नाइट मिलना, रात रात भर एक दूसरे के साथ रहना और कभी भी एक दूसरे के लिए साथ खड़े रहना, ये सब चीज़ें बहुत आम थी। बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके बाद लगभग एक साल पहले आरती जो है वो दानेश्वर नापित पर शादी करने का दबाव डालने लगी। क्योंकि आरती जो है वो अनमैरिड थी और उसकी शादी की फिक्र उसके घर वालों को हो रही थी और वो दानेश्वर नापित के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ दानेश्वर नापित किसी और से शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि दानेश्वर नापित खुद एक शादीशुदा इंसान थे और शादीशुदा ही नहीं, उनके 2 बच्चे भी थे। इस कंडीशन में दानेश्वर नापित जो है वो आरती से शादी नहीं करना चाहते थे। अब जब आरती ये चीज़ सुनती है कि दानेश्वर नापित शादी नहीं कर सकता तो इसके बाद उनके बीच में झगड़े होने लग जाते हैं। आरती प्रेशराइज करने लग जाती है और दानेश्वर नापित उसको मना करते हैं। बहुत बार उनके बीच में बातें होती हैं, बहुत बार वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरती पर अब कुछ भी असर नहीं होता। आरती कहती है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर दानेश्वर नापित भी परेशान होने लग जाते हैं। और इस तरीके से दानेश्वर नापित बताते हैं कि फिर बात आती है 21 अगस्त की। 21 अगस्त को भी अम्बागढ़ है, अम्बागढ़ में एक कृषि कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज। वो एक ऐसा है जो आउटर में है, जो अम्बागढ़ है अम्बागढ़ के बिल्कुल आउटर में है। तो वो वहाँ पर लेकर जाते हैं 21 अगस्त को रात में 11:30 बजे के समथिंग। दोनों उधर जाते हैं, सुनसान एरिया होता है, दोनों आराम से बैठते हैं, बात करते हैं। और बात करने के बाद दानेश्वर नापित जो है वो समझाते हैं आरती को कि ये जिद छोड़ दो क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। इस बात पर आरती जो है वो भड़कती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे और मेरे रिलेशन को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी और इसके साथ साथ मीडिया पर भी खुलासा कर दूंगी। इधर आरती गुस्से में और उधर दानेश्वर नापित भी गुस्से में, दोनों के बीच में बहस हो रही है। और इसी बीच में आरती जो है वो दानेश्वर का फ़ोन लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी को अभी कॉल करके और तुम्हारे रिलेशन के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। जैसे ही वो फ़ोन लेती है, नंबर डायल करती है, इससे पहले दानेश्वर नापित ने फ़ोन जो है वो छीन कर अपनी पॉकेट में डाल लिया और इसके साथ वो गुस्से में आरती का गला दबाने लग गए। और गला वो तब तक दबाते रहे जब तक कि आरती ने दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद आरती की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद फिर दानेश्वर नापित उसकी जो लाश है कॉलेज के पास छुपा देते हैं और इसके बाद वो अपनी बाइक से घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद वो अपनी कार उठाते हैं और कार उठाने के बाद फिर उसी कृषि कॉलेज में जाते हैं और जो आरती की लाश है, आरती की लाश को कार की डिग्गी में डाल लेते हैं और पूरी रात घूमते रहते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। अगले दिन भी आरती की लाश जो है वो दानेश्वर की कार में होती है और इसके बाद वो एक दुकान से एक कुल्हाड़ी खरीदते हैं और कुल्हाड़ी खरीदने के बाद फिर वो नदी के किनारे जाते हैं, घुमरिया नदी के करीब जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद सुनसान इलाके में जाते हैं और आरती के गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं और इसके बाद उस डेड बॉडी को नदी में बहा देते हैं। उनका मानना यही था कि जो लाश है वो बहुत दूर बहकर
निकल जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये लाश किसकी है। और इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाते हैं और रूटीन में अपनी लाइफ को जीने लग जाते हैं। लेकिन चूंकि कत्ल किया है, छुपेगा थोड़ी ना, तो इसलिए वो लाश जो है वो बहकर कहीं नहीं जाती है, पास के गांव में ही अटक जाती है और वहां से फिर इस केस का खुलासा होता है। इसके साथ ही दानेश्वर ने जो आरती का फ़ोन है वो एक ट्रक में रख दिया था, ताकि जैसे ही ट्रक यहाँ वहाँ मूव करेगा तो आरती की लोकेशन भी इधर उधर मूव करती हुई दिखाई देगी, पता ही नहीं चलेगा कि आखिर आरती है कहाँ पर। लेकिन चूंकि कत्ल किया है, छुपेगा तो है नहीं, तो इसलिए फिर इसके बाद कत्ल का खुलासा होता है। अब पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लाख कोशिशों के बाद जिधर दानेश्वर नापित ने बताया था कि उन्होंने धड़ को इस जगह पे काटा था, उस जगह पे जाती है, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद भी सर नहीं मिलता और इस तरीके से दानेश्वर नापित को अरेस्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब यहाँ पर जो पब्लिक है और यहाँ पर जो राजनीतिक नेता हैं वो एक बयानबाजी देते हैं कि एक्चुअल में दानिश नापित को बचाने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही से की ही नहीं और उसके कुछ कारण थे। नंबर 1, आरती 21 तारीख से अपने ऑफिस में नहीं आई थी, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आरती है कहाँ पर। 21 चला जाता है, 21 चलो 21 की रात को तो उसका मर्डर हुआ है, 22 चला जाता है, 23 चला जाता है, 24 चला जाता है और 25 तारीख को उसके पिता जो हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन इन 3-4 दिनों में आरती पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं कर रही है, एब्सेंट चल रही है। ना उसके नंबर पे किसी ने फ़ोन करने की कोशिश की, ना ये पता करने की कोशिश की कि आरती है कहाँ। दूसरी चीज़, जिस जगह पर दानेश्वर नापित ने ये बताया था कि उन्होंने आरती का मर्डर किया है, उस जगह पर भी पुलिस जो है वो जाती तो है, लेकिन उस जगह से सुराग मिल सकते थे, सबूत मिल सकते थे, लेकिन वहां से भी उनको कोई भी सुराग और सबूत नहीं मिला। इसके अलावा जिस कुल्हाड़ी से उन्होंने आरती का गला काटा था, वो कुल्हाड़ी भी वो बरामद नहीं कर पाए। वो दानेश्वर से उस कुल्हाड़ी को भी बरामद नहीं कर पाए। एक वाले जुर्म था, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं था। इसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद में ये केस जो है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में 5 साल ये केस जो है वो चलता रहता है, लेकिन पुलिस कोई भी सबूत नहीं दे पाती। और इसी के चलते 2023 में सबूतों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में जो दानेश्वर नापित हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। तो ये एक ऐसी वारदात है जिसमें आज तक उस लड़की को, आरती को, अंजाम को इंसाफ नहीं मिला। आज भी ये केस जो है एक सुलझा होने के बाद भी अनसुलझा सा है, जिसमें कातिल सामने है, लेकिन ना कोई सबूत है, ना कोई साक्ष्य और ना ही कोई विटनेस है। तो ये है एक सुलझी हुई अनसुलझी सी वारदात, जिसमें कातिल तो है, सबूत नहीं। तो ये है दोस्तों पूरी वारदात। अब वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।